अब रुख करेंगे राजस्थान का, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद कांग्रेस में सियासी तूफान आ गया है। गहलोत ने अपनी ही पार्टी के विधायकों पर हमला बोला तो सचिन पायलट ने गहलोत पर पलटवार कर दिया है। पायलट ने कहा कि गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे सिंधिया है। पायलट ने गहलोत पर आरोप लगाया कि जब जब वो वसुंधरा राजे के काल में करप्शन की बात करते हैं तो उन्हें जवाब नहीं मिलता, इसलिए अब उन्होंने 11 मई को अजमेर से संघर्ष यात्रा निकालने का फैसला किया है। मुझे ऐसा लगता है कि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। चलिए अब रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान हाईकोर्ट में अपने कई मामलों में जमानत के लिए पहुंचे थे, यहां से उन्हें पाकिस्तानी रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें फौज के एक आला अफसर के खिलाफ बयानबाजी की वजह से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इमरान ने हाल ही में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी मेजर जनरल फैसल नसीर पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान की पार्टी PTI ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। सूत्रों से खबरें यह भी हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इस गिरफ्तारी का इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और शहर के IG को भी तलब किया गया है। खबरें यह भी आ रही है कि इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद रावलपिंडी लेकर जाया जा रहा है, लेकिन ये सारी खबरें पाकिस्तानी मीडिया या सूत्रों के हवाले से मिल रही है। लेकिन हाँ, इमरान खान को आज कोर्ट परिसर में से रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम देशों पर जमकर हमला बोला। पुतिन ने कहा कि दुनिया इस समय एक टर्निंग पॉइंट से गुजर रही है। उन्होंने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि उन्होंने रूस के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पुतिन का यह भाषण यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के भाषण के बाद आया है, जहां जेलेंस्की ने दावा करते हुए कहा कि जिस तरह से नाजीवाद का अंत हुआ उसी तरह से रूस को भी खत्म किया जाएगा। चलिए अब रुक करेंगे बाजार की खबरों का। फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के दिन बाजार में आज मुनाफा वसूली रही। बाजार आखिरी घंटे में ऊंचाई से फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट कल के ही लेवल पर आज बंद हुए। आज सबसे ज्यादा तेजी ऑटो शेयरों में रही, बैंकिंग, रियल्टी, मेटल शेयरों में, लेकिन आज ऊपरी स्तरों से जो दबाव बना वही बाजार के गिरने का कारण भी बन गया। चलिए अब बाजार पर और बातचीत कर लेते हैं। सुमित हमारे साथ है। सुमित, तो बाजार के हाईलाइट्स क्या रहे? अच्छा था बाजार, लेकिन आखिरी एक घंटे में सारी बढ़त जाती रही। देखिए, फिर निफ्टी एक्सपायरी थी तो मार्केट्स में आज फर्स्ट हाफ तो बढ़िया तेजी में था, लेकिन धीरे धीरे फिजल आउट हुई तेजी और लास्ट आवर तक आते आते सेल ऑफ और बिल्कुल फ्लैट जाकर इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थी तो आज सेलेक्टिव IT में, यानी कि मिड कैप IT में नंबर्स के बाद मूव था। लास्ट आवर में TCS में स्पाइक था जिसने कुछ हद तक मार्केट को सपोर्ट किया। शुरुआती हाफ में रिलायंस सपोर्ट कर रहा था, कुछ बैंक्स की तरफ से सपोर्ट था, HDFC लिमिटेड की तरफ से। तो अदरवाइज एक मिक्स एंड मैच मार्केट्स में देखने को मिला फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के मद्देनजर। बिकवाली रही ऊपरी स्तरों से बाजार में और फ्लैट जाकर बिल्कुल इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर था। इनफैक्ट कैश मार्केट शेयर में तो काफी ज्यादा बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही थी। सेलेक्टिव स्टॉक्स में कुछ फार्मा शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे, कुछ IT शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे थे, लेकिन बिकवाली थी रेलवेज में, PSUs में, जहां पर कुछ हद तक बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। राइट सुमित, एक्शन सबसे ज्यादा कहां था? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है नाम फार्मा में से डिवीज लैब का। अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली और टॉप गेनर में शुमार हुआ। 3% का स्पाइक। कोल इंडिया 1.5% ऊपर। रिलायंस माफ कीजिएगा, TCS आखिरी आवर में करीब 1% के आसपास तेजी में गया। एक्सिस बैंक 1% ऊपर रहा। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज UPL नंबर्स के बाद करीब 3% का प्रेशर। ITC 2% नीचे, SBI 2% नीचे, बजाज फाइनेंस करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में FSL नंबर्स के बाद बिरला सॉफ्ट के पूरा स्पेस तेजी में आ गया। महानगर गैस नंबर्स के बाद 8% ऊपर, बिरला सॉफ्ट नंबर्स के बाद 7% ऊपर और टाटा कम्युनिकेशन 1300 रुपए के लेवल्स पे आज क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लोअर सर्किट, नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट। अपार इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद
तेज बिकवाली 15% के आसपास की, इंडियन बैंक करीब 6% और पूरा रेलवे स्पेस टूटा तो IRFC भी करीब 6% के आसपास की बिकवाली के साथ आज बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में आज हैवी कार्नेज था, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह का कहना है कि इस वक्त रिटेल निवेशकों को SIP के द्वारा निवेश करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बाजार कैसा भी हो, लंबी अवधि में रिटेल निवेशकों के लिए रिस्क कम होता है और पैसा बनता है। रिटेल निवेशकों से सिर्फ यही गुजारिश होगी कि मार्केट के उतार चढ़ाव को नहीं देखे, अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को देखे और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते रहे। कल मार्केट कहाँ जाएगा कहना बहुत मुश्किल है, बट ये कहना उचित होगा कि एक रेगुलर इन्वेस्टर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस मार्केट में भी पैसा बनाएगा। मैनकाइंड फार्मा की शानदार लिस्टिंग आज हुई। शेयर 20% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ। लिस्टिंग के बाद शेयर में आज 32% का उछाल दिखा और 32% के उछाल के साथ ये बंद हुआ। इस शानदार लिस्टिंग पर कंपनी के चेयरमैन रमेश जुनेजा ने कहा कि घरेलू मार्केट और रिटेल इन्वेस्टर पर उनका फोकस ज्यादा रहेगा, साथ ही एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी अब कंपनी काम करेगी। क्रेडिट स्विस, सिलिकॉन वैली बैंक जैसे जोखिम से भरी भारतीय बैंक जो है वो कोसों दूर हैं। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक के स्ट्रेस टेस्ट में कोई भी बैंक फेल नहीं हुआ है। तो क्या था ये स्ट्रेस टेस्ट और क्या नतीजा निकला, जानने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, भारतीय बैंकिंग सेक्टर सुरक्षित है, एक स्ट्रेस टेस्ट किया है स्टेट बैंक ने, आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी है, क्या कहता है ये स्ट्रेस टेस्ट, किस हालत में है देश के बैंक? दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक हो या फिर क्रेडिट स्विस हो, वैसा जोखिम भारतीय बैंकों में बिल्कुल भी नहीं है, ना तो दूर दूर तक इसके कोई आशंका दिख रही है। ये कहना है रिजर्व बैंक का। दरअसल फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर्स यानी FSDC की जो कल बैठक हुई थी, जिसमें वित्त मंत्री भी मौजूद थी, वहां पर रिजर्व बैंक ने ये बातें कही। रिजर्व बैंक ने इस बैठक के दौरान ये कहा कि जब ये सिलिकॉन वैली बैंक का या फिर क्रेडिट स्विस का मामला सामने आया, उसके बाद रिजर्व बैंक ने भारत के बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट किया। उस स्ट्रेस टेस्ट में सभी बैंक पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए, कहीं कोई बैंक फेल नहीं हुआ। स्ट्रेस टेस्ट में यह भी देखा गया कि 300 बेसिस पॉइंट तक यील्ड में बदलाव कर देने के बावजूद क्या असर पड़ता है बैंकों के कैश रिजर्व पर। तो देखा है कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट तक बैंकों की स्थिति बनी हुई है। 300 बेसिस पॉइंट तक का आप अगर यील्ड में बदलाव करते हैं तब भी, जबकि इसकी संभावना दूर तक नहीं दिखती है। इस टेस्ट में भी बैंक पास कर गए। इतना ही नहीं, इंटरेस्ट रेट के मामले पर जो रिस्क रेट है उसका भी आकलन किया गया, वहां भी भारतीय बैंक पूरी तरह से दुरुस्त पाए गए। HTM यानी हेल्ड टू मैच्योरिटी के टेन्योर के हिसाब से भी स्ट्रेस टेस्ट किया गया, यहां भी भारतीय बैंक दुरुस्त पाए गए। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि यह टेस्ट भले ही भारतीय बैंक पास कर गए हों, लेकिन एहतियात के तौर पर रिजर्व बैंक लगातार नजर बनाए हुए टॉप के जो बैंक हैं उनसे लगातार संपर्क में, हर पैमाने पर उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे जानकारी ली जाती है। टॉप के जो 100 NBFCs हैं उनसे भी एक एक करके बातचीत की जाती है कि उनकी हालत कैसी है, उनका कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो कैसा है, इंटरेस्ट रेट पे रिस्क कैसा है, सारी बातचीत की जाती है ताकि कहीं कोई आशंका दिखे तो तुरंत कदम उठाया जा सके। लेकिन फिलहाल जो बैंकिंग संकट दूसरे देशों में, विकसित देशों में, US में दिख रहा है, वैसा कोई संकट भारतीय बैंकिंग सेक्टर में आने की संभावना दूर दूर तक नहीं है, ऐसा रिजर्व बैंक का मानना है। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो चलिए, अच्छी बात है कि भारतीय बैंक इस समय किसी भी संकट, किसी भी प्रभाव से दूर हैं और रिजर्व बैंक के स्ट्रेस टेस्ट में अच्छे नंबरों से पास हुए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद और खबरें। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी जो कि मार्केट कैप के लिहाज से है, वो है नाइकी के बारे में। दरअसल 62% वर्ल्ड एथलीट मार्केट का जो मार्केट शेयर है वो नाइकी कैप्चर करता है और हम सब जानते हैं किस तरह से इस ब्रांड की डोमिनेंस दुनिया भर में देखने को मिलती है। इस कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो करीब 1964 में हुई थी और इसकी शुरुआत ओरिगन्स के एक ट्रैक एथलीट फिलिप नाइट और उनके कोच
बिल बोवरमैन साहब ने की थी। और शुरुआती कारोबार में नाइकी जूते बनाने कामकाज में तो नहीं थी, लेकिन हाँ ओनित्सुका टाइगर जिसके जूते आपने अक्सर मॉल में देखे होंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार के अंदर ज़रूर दिखाई पड़ती थी। नाइकी ने जब शुरुआत की थी तब ये नाइकी के नाम से नहीं, दरअसल इसका नाम नाइकी है, नाइक नहीं है। नाइकी की जो शुरुआत हुई थी वो नाइकी के नाम से नहीं हुई थी, जबकि ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। 1971 में ही इसका नाम बदला गया था नाइकी के तौर पे। 1971 में ही कंपनी को वो टिक का जो लोगो है वो मिला था। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि नाइकी का जो लोगो है वो कैरोलिन डेविडसन ने डिज़ाइन किया था, जो कि एक इंस्पायर है जो ग्रीक गॉडेस हैं उनके विंग्स से इसे इंस्पायर किया गया है। शुरुआत में इस लोगो को डिज़ाइन करने के लिए $35 दिए गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू रियलाइज़ होनी शुरू हुई, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स थे उन्होंने इस डेविडसन को एक एग्जीक्यूटिव डिनर पे बुलाया और डिनर पे बुलाने के बाद उन्हें एक डायमंड सेट रिंग दी जिसके ऊपर वो टिक बना हुआ था, और साथ ही साथ उनको कंपनी के स्टॉक भी दिए, यानी कि ईसॉप्स भी दिए गए जो कि वो होल्ड करती हैं और बहुत अच्छी वैल्यू भी वहाँ पे रियलाइज होते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा जो पहला एथलीट जिसने नाइकी के जूतों को प्रमोट किया था वो थे इलाई नेस्टेस, जो कि रोमेनियन टेनिस प्लेयर थे। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि माइकल जॉर्डन, जो कि जिनकी वजह से नाइकी की एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनी, शू सीरीज़ बनी, वो एक समय पर इस कंपनी के साथ कामकाज करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में माइकल जॉर्डन साहब के पेरेंट्स उन्होंने समझाया, तब वो नाइकी के हेडक्वार्टर फ्लाई करके गए और वहाँ जाकर उन्होंने टाई अप किया। और साथ ही साथ जो एयर जॉर्डन 1 जो कि माइकल जॉर्डन साहब के साथ टाई अप के बाद जूता लॉन्च किया गया था, उस एयर जॉर्डन 1 के पहले डिज़ाइन को माइकल जॉर्डन साहब ने पसंद भी नहीं किया था। उनको कलर कॉम्पोजिशन नहीं पसंद था, लेकिन बाद में वो आगे चल के एक बढ़िया हिट के तौर पर बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा हर सेकंड नाइकी करीब करीब 25 पेयर स्नीकर्स के बेच देता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लिए किस तरह की पॉपुलैरिटी है, यानी कि इस वीडियो के दौरान ही नाइकी एक बहुत बड़ी रेंज अपने फुटवेयर की बेच देगा। और उसके अलावा अगर आप नहीं जानते तो ये भी आपको बता दूं कि कन्वर्स और हर्ले, जिनके जूतों का आपने शायद कभी इस्तेमाल किया होगा, ये भी नाइकी ही ओन करता है। इसके अलावा OVO नाइकी एयर जॉर्डन 10, ये अब तक का सबसे महंगा जूता है, जिसको आप कह सकते हैं $2 मिलियन का, यानी करीब करीब 16.5 करोड़ रुपए का ये जूता है, जो कि सबसे महंगा जूता नाइकी ने अब तक बनाया है। और नाइक टाउन लंदन, जो ये सबसे बड़ा स्टोर है, करीब 42,000 स्क्वायर फीट पेट्रोलियम मंत्रालय की कमेटी ने बड़े शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन लगाने की सिफारिश की है। यही नहीं, कमेटी ने धीरे धीरे डीजल बस और पेट्रोल से चलने वाले 3 व्हीलर्स और टू व्हीलर्स को भी हटाने की सिफारिश की है। डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या है कमेटी की सिफारिश है? बिल्कुल, देखिए, पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता में द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसे द ग्रीन शिफ्ट कहा गया है, इसमें साफ तौर पर बताया गया किस तरह से हम फॉसिल फ्यूल से ग्रीन फ्यूल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और उसमें सबसे जो बड़ी सिफारिश ये की गई है कि 2027 तक जो 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर हैं, वहां से डीजल, ये भी कहा गया है कि अगले 10 सालों में जो सिटी बस जो डीजल से चलती हैं उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 2034 तक जितने भी इंटरनल कंबंसन, यानी कि जो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो कि पेट्रोल से चलते हैं, उनको भी धीरे धीरे फेज आउट करके खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो शहरों के अंदर जो भी कमर्शियल डिलीवरी होती है या जो सामानों की ढुलाई होती है, उनमें टोटल ही अगले साल तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर सरकार को जो सिफारिश दी गई है उसमें यह बताया गया है कि जो डीजल, खासतौर से जिसे डर्टी फ्यूल बोलते हैं, उससे किस तरह से छुटकारा पाया जा सकता है। और ये तमाम सिफारिश जो है सरकार को भेजी गई है, इसमें भी बताया गया है कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही साथ गैस, सीएनजी को किस तरह से देश में स्टोर कर सकते हैं। बताया गया है कि 2 महीने तक की कैपेसिटी वाला एक गैस स्टोरेज देश में बनाया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक और गैस व्हीकल देश में चले, जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो। ये तमाम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। और जो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बयान आया उसमें यह भी कहा गया है कि हालांकि ये रिपोर्ट हमें मिली है, लेकिन इसको सरकार ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है। तो कुल मिलाकर सरकार अब इस पे आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, ये अब देखने वाली बात होगी।
जी, बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट ये जैसा आलोक कह रहे हैं कि क्या इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो एक देखने वाली बात होगी। बहरहाल BSNL भी अब जल्दी 4G सेवा को रोल आउट करने जा रहा है। अब तक 25,000 साइट्स को चिन्हित किया जा चुका है। इस मौके पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट टेलीकॉम देवू सिंह चौहान से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। सर्विसेज का काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, कब तक 4G सर्विसेज हम BSNL की आती देख सकते हैं? देखिए, हम ये ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हम चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी हो, क्योंकि काफ़ी समय लेट भी हुआ है। लेट होने का कारण भी आप जानते हैं कि जब हम इंडिजिनस 4G की बात कर रहे थे तब ये थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन आज हम 4G रेडी कर लिए हैं और हमने साइट भी आइडेंटिफाई किया है। यहाँ तक कि सर्वे हो गया, लैंड का सब परमिशन भी मिल गया है। हर तरीके से हर स्टेट इसमें काम कर रहा है। मोर देन 25,000 के आसपास हम इसमें साइट्स 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट जो हमारा उसमें हम मिलकर काम भी कर रहे हैं स्टेट के साथ। सर, इसके अलावा ONDC आ रहा है, उसके साथ लॉजिस्टिक पार्टनर करेगा इंडिया पोस्ट। किस तरह से आपका प्लान किया है आप लोगों ने? देखिए, जैसे ONDC है उसी को ही एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह हम काम करते जाने में सकते। आज हमने आपको इतना इम्प्रूव किया है। इंडिजिनियस भारत का ये पोर्टल और लोकल ऑनलाइन पोर्टल पहले कभी नहीं था इतना सक्षम पोर्टल जो हमने बनाया है, जो ऑनलाइन पोर्टल रहेगा। मई का महीना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ है, तो कैसे रखें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल और कैसे कम करें रोजमर्रा के तनाव। आज हम कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। शाम 5:57 पर मेंटल हेल्थ अनदेखी ना करें। गुजरात में सर्किल रेट डबल होने से पुरानी रिहायशी बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट को झटका लगा है। हजारों सोसाइटीज में रीडेवलपमेंट रुक गया है और हजारों करोड़ों के प्लान अटक गए हैं। आखिर क्या है इसका समाधान, बताने की कोशिश की और जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। अहमदाबाद के नौरंगपुरा की पूर्णिमा सोसाइटी को बने हुए 30 साल हो चुके हैं। सोसाइटी मेंबर्स ने डेवलपर खोजकर इसके रीडेवलपमेंट का एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, लेकिन अचानक सर्कल रेट डबल कर दिया गया और पूरा प्लान अधर में लटक गया। हमारा जो सोसाइटी है 55 मेंबर्स है, सबका रेडी हो चुका था, प्लान भी रेडी हो चुका था, सबका अलॉटमेंट भी हो चुका था। और जैसे ही हम लोगों को 42% जो अपने जो ओरिजिनल स्पेस है उससे ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन जैसे ही जंतरी का रेट डबल हो गया तो बिल्डर ने फिर मना कर दिया कि भाई अब मेरे से 42% नहीं होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 तक परसेंट दे सकता हूँ। अकेले अहमदाबाद में 3,000 और पूरे गुजरात में 10,000 ऐसी सोसाइटीज हैं जो 25 साल या ज्यादा पुरानी हैं। गुजरात सरकार ने 2018 में कानून पारित किया था कि 25 साल पुरानी सोसाइटी की रीडेवलपमेंट की जा सकती है। पूरे गुजरात में सालाना करीब 10,000 करोड़ के रीडेवलपमेंट वर्क का अनुमान था, लेकिन इसी बीच अप्रैल 2023 से सर्किल रेट डबल कर दिए गए। नई बिल्डिंग बनाने के लिए जो FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स के दाम थे वो डबल हो गए। अब डेवलपर सरकार से इसका समाधान चाहते हैं। अगर सरकार की ओर से एक गाइडलाइन जारी होती है कि जितने रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें FSI परचेज FSI का जो प्रीमियम है वो पुराने रेट से अगर कंटिन्यू रखते हैं तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू रहेंगे और जिन लोगों ने एक पुराने घर में से नया घर बसाने का सपना देखा है उनका सपना पूरा होगा। सर्कल रेट के डबल होने से बिल्डिंग के कागजात, स्टाम्प ड्यूटी समेत सभी खर्च डबल हो गए हैं। जिस सोसाइटी के रीडेवलपमेंट के आसार है वहां के जंतरे के दाम न बढ़ाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। इससे न केवल रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा, लेकिन हजारों परिवार को नया घर भी मिल सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ वक्त है इस बुलेटिन में आपसे इजाजत लेने का, लेकिन CNBC आवाज पर लगातार आपके काम के कार्यक्रम और खबरें जारी। और हाँ, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बस एक क्लिक पर ताज़ी खबरें और बहुत ही काम की बातें जान सकते हैं। नमस्कार।